आज हम लोग देखेंगे विश्व तापन के टॉपिक पर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आता है। और इससे पहले थोड़ा बता देना चाहेंगे कि जो इससे पहले वाला जो वीडियो आपको ओजोन लेयर पर पढ़ाया गया, उसमें ये बताया गया था कि ओजोन जो परत है, ठीक, उसका संबंध इस जो है ग्लोबल वार्मिंग से कैसे है, ये बताने की कोशिश की जाएगी। देखें, आपको बताया गया था कि जो एसी है वहां से निकलती है सीएफसी, और फ्रिज है वहां से निकलती है एचएफसी। दलदल से जो मीथेन गैस निकलती है, तो जैसा मीथेन हो गया, और आपका जो ये फ्लोराइड ये आपका जो है नाइट्रोजन पर फ्लोराइड, जो फ्लोराइड कंपोनेंट्स हैं इसके जो है, तो देखा जाए ये जो आपका क्षोभ मंडल है उसकी सबसे ऊपरी परत, पहले वाले वीडियो में बताया गया था जब आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक, एटमॉस्फेयर के बारे में। तो ये बताया गया था कि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी परत है उसको ट्रोपोपास कहते हैं, और ट्रोपोपास में जो ओजोन लेयर पाई जाती है उसको बैड ओजोन कहते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन और फ्लोराइड के कंपोनेंट से मिलके जो है बहुत काफी मात्रा में हीट प्रोड्यूस करती है, यानी इससे क्या होता है, तापमान बढ़ता है क्षोभ मंडल का। क्लियर। और अगर देखा जाए, आपको बताया गया था इसके बाद कि समताप मंडल का जो रसायन मंडल है, यानी इसमें केमिकली प्रोसेस होती रहती है, ठीक, वो भी वीडियो में आपको बताया। वहां पर ओजोन जो लेयर है वो क्या करती है कि अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है। अब देखिए, जो ह्यूमन है बींग्स, उसने क्या किया, यहाँ से जो है एसी चला रखी, फ्रिज रखी, तो यहाँ से सीएफसी निकलती है, और ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके जो है ये क्लोरीन के अणुओं को मुक्त कर देती है, फ्लोरीन फ्लोराइड्स को और कार्बन डाइऑक्साइड को। और एचएफसी जो है ये क्या होता है, अगर देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन, और जो मीथेन है वो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, ये तो जो ये जल है इसको हम लोग क्या है, जल वाष्प कहते हैं, जब ये वाटर वेपर में बदल जाएगा, ठीक। तो अगर देखा जाए ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सब क्या करते हैं, जो है धरती के तापमान को बढ़ाते हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए इसका संबंध इससे कैसे, आपको बताया गया था कि जो बैड है ये टेम्परेचर बढ़ाती है। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोगों ने देखा विश्व तापमान में, तो उसके कारकों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कि जो ये सूर्य है, सूर्य से अल्ट्रावाइट रेस भी आती है, सूर्य से क्या है, अल्ट्रावाइट रे भी आते हैं यहाँ पर, ठीक। और वहां से इन्हीं अल्ट्रा रेस के साथ देखा जाए अवरक्त किरणें, तो अल्ट्रावाइट रे हैं उनको ओजोन परत ये रोक लेती है, ठीक। और जो ये अवरक्त किरणें हैं ये चली आती हैं। और अवरक्त किरणों की अगर जो बात करें, तो अवरक्त एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जब आप टीवी चलाते हैं या एसी चलाते हैं, तो उसके लिए जो है चलाने के लिए आप रिमोट का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिमोट सेंसिंग। क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। क्लियर। जो ये रिमोट सेंसिंग है, इसमें जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टेलीविजन चलाने के समय जो रिमोट का प्रयोग किया जाता है, तो रिमोट सेंसिंग के दौरान उसमें कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवरक्त किरणें, यानी इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रारेड। क्लियर है बात। अब जो इंफ्रारेड है इनको देखा जाए, इंफ्रारेड की बात करें, जो है आईआर वेव्स की बात करें, तो इसमें देखिए लाइट होती है, क्या होती है, लाइट होती है, और ऊष्मा होती है, यानी हीट होती है। जो 40% लाइट होती है और 60% जो है इसमें क्या होती है, हीट होती है। क्लियर। जैसे पहले 100 वाट के बल्ब आते थे, उसमें 70% हीट होती थी, 30% लाइट, इसीलिए उनको रिप्लेस करके अब एलईडी लाए गए जिनमें लाइट ज्यादा होती है और हीट कम होती है। समझ पा रहे हैं बात को। तो जब ये अवरक्त किरणें धरातल पर आती हैं, तो जैसे इसमें देखिए कौन कौन से हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, मीथेन हो गया, जल वाष्प हो गया, और ये आपका फ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, और ये नाइट्रोजन परफ्लोराइड। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या है, इन्वायरमेंटल में सब फैली हैं कैसे, तो ये आने वाली हीट जो है आईआर वेव्स में उनको आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देती, जिससे क्या है, हमारे धरातल का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये कोई एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि ये क्या है, संपूर्ण विश्व की है। इसीलिए इसके लिए शब्द यूज किया गया है ग्लोबल। इसका मतलब ये होता है संसार, और वार्मिंग का मतलब होता है तापमान। क्लियर। तो इसको कहेंगे विश्व जो है ग्लोबल वार्मिंग। अब समझेंगे, सबसे पहले देखेंगे, अगर देखा जाए इस देखेंगे इसी में सबसे पहले जो कारक है वो है हरित गृह प्रभाव, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं।
ग्रीन हाउस इफेक्ट में मेन गैसें कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। क्लियर है। तो अगर जो हम लोग देखेंगे इसी में, तो ग्रीन हाउस पहले अगर देखा जाए तो जो ठंडे प्रदेश है जहां पर टेम्परेचर बहुत क्या है, माइनस में है, वहां पर पौधे सर्वाइव नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं, क्योंकि जो भी कोई है सीड जमीन में बोया जाता है उसके लिए दो चीजें, एक हार्ड जो है यानी गर्म कम, और जो है वहां की जलवायु कैसी, हार्ड यानी ह्यूमिड होनी चाहिए, ठीक, गर्म होना चाहिए और आर्द्रता होनी चाहिए, तब जर्मिनेशन होता है। इसके लिए क्या किया गया कि एक जो है कांच का ग्लास या पॉली बैग का जो है हाउस बना दिया गया, इसके अंदर क्या है, पौधे रखे गए, ठीक। अब सूर्य का प्रकाश पड़ता था तो इसके अंदर क्या है, सूर्य का प्रकाश गया, इसके बाद जब यहाँ से क्या होता है, शाम के समय रिफ्लेक्शन फिर हुआ, जब सूर्य अस्त हो गया तो ये हीट को बाहर नहीं निकलते, तो यहाँ किसी जहां पर पॉली बैग बनाया गया उस एरिया का टेम्परेचर क्या हो जाता था, हॉट एंड ह्यूमिड हो जाता था, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और जर्मिनेशन होता रहा। तब तो यह एक जो है अगर देखा जाए तो हमारे लिए एक अच्छी प्रोसेस थी, लेकिन अब क्या किया गया, अब क्या ह्यूमन बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीने लगा, उसने एसी का प्रयोग किया, फ्रिज का प्रयोग किया, तो इनसे जो है सीएफसी एचएफसी निकली, वो ओजोन के साथ मिलकर और बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीड और जलवाष्प बना रही, जिससे क्या है हमारे इन्वायरमेंटल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा। अगर देखा जाए हम लोग समझेंगे इस सीक्वेंस में, अगर जो आपसे पूछा जाए कि बताइए पर्यावरण में सबसे ज्यादा अहम रोल किसका है, आपका एक ही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों, समझेंगे। तो CO2 का, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ये समझेंगे। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये दो तरह से आती, एक आता है फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल आता है, ठीक, इसको कहते हैं जीवाश्म, जीवाश्म, ठीक, ईंधन, यानी कि जब लाखों साल पेड़ पौधे, ठीक, जीव जंतु जमीन में दबे हो जाते हैं तो जीवाश्म तेल है, जैसे इसमें आपको कहा जाए कोयला है, कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। क्लियर है बात। तो जब ये जलते हैं तो जब है इनको क्या है वाहनों में जलाया जाता है, भाई वाहन में क्या किया जाता है, 4 व्हीकल्स 2 व्हीकल्स में इनको क्या है यूज किया जाता है। तो जब ये जलते हैं तो अगर तेल सही से बर्न नहीं हो पाया तो कुछ जो है क्या होता, अधजला कहते हैं ईंधन, तो उससे क्या होते हैं कि कुछ कण निकलते हैं, उनको कहते हैं ब्लैक कार्बन। क्या कहलाता है, ब्लैक कार्बन कहते हैं, ठीक। तो जो ये ब्लैक कार्बन के कण होते हैं ये निकलेंगे और इन्वायरमेंटल में फैल जाएंगे। अब चूंकि ब्लैक का मतलब क्या होता, काला, तो आपको बताया जाता कि काली चीजें हीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती, गुड एब्जॉर्बर होती, तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसके बाद क्या है ये रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, मतलब वापस नहीं जाने देंगी। ठीक भी ये प्रोसेस कब की है, दिन के समय की, क्योंकि दिन में क्या होता है सूर्य का जब प्रकाश पड़ता तो हवा में जो नमी होती वो खत्म हो जाती, तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते, तो ये तैरा करते। रात के समय जब सूर्यास्त हो गया तो मॉलिक्यूल पास पास आ गए, क्योंकि मौसम ठंडा होता। और आपको एक बात बताई गई थी, क्षोभ मंडल की जब ऊपर बढ़ेंगे तो जो है 165 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री की कमी, और 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री की कमी, यानी 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री की कमी और 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री की कमी आएगी। तो जब ये रात के समय कमी आती तो ये इनमें क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी जुड़ेगी, तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं जमीन धरातल पर गिरना शुरू हो जाएंगे। अब देखेंगे जब ये आप लोगों ने एक प्रोसेस सुनी होगी, ठीक, उसको कहते थे अल्बीडो इफेक्ट। क्या कहा जाता था, अल्बीडो, अल्बीडो इफेक्ट, अल्बीडो इफेक्ट कहा जाता था। ये क्या होता है समझेंगे, बस को एक पॉइंट में एक लाइन में समझ लेंगे। जो ग्लेशियर होते हैं या जहां पर पूरी बर्फ का एरिया होता है, जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो ये बर्फ क्या करती है, गुड रिफ्लेक्टर होती है, यानी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देती है। क्लियर। आप देखेंगे जब ये धरातल पर आएंगे तो ये क्या करेंगे, बर्फ के ऊपर ये आके ये ब्लैक कार्बन के कण बैठ जाएंगे। क्लियर। और अब बर्फ पे जाएंगे चिपक।
जब दिन होगा तो दिन के समय ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, अब रिफ्लेक्ट तो होने नहीं। तो जब बर्फ के ऊपर ये इसकी चादर बिछ जाएगी तो बर्फ अब रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, और जब ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो खूब हो जाएंगे गर्म, जिससे ग्लेशियर क्या करेंगे, बड़ी तेजी से पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलने की घटना यहाँ से आना शुरू हो जाएगी। क्लियर है। और इस प्रोसेस में अगर देखा जाए, इस प्रोसेस में ठीक 63 से लेके 65% जितना भी ग्लोबल वार्मिंग होता है तो कार्बन कितना करती है, फ्यूज जो है फॉसिल फ्यूल के थ्रू 63 से लेके 65% तक यहाँ से कार्बन का, यहाँ से टेम्परेचर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब देखेंगे तो कुल ग्लोबल वार्मिंग का 65% यहाँ से। अब दूसरा देखेंगे, इसी में जो दूसरा है वो है डेफोरेस्टेशन, यानी कि वनों का काटा जाना। वनों का काटा जाना, काटना क्या होता है, वनों का तो है काटना। काटना क्या होता है, वनों का काटना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। जब जंगल काटे जाएंगे तो जो जंगल कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर रहे थे, क्योंकि आपको बताया जाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जब ये कट जाएंगे तो वहां पर पेड़ नहीं बचेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, जिससे लेवल बढ़ेगा। क्लियर। तो यहाँ से होता है 11 से लेके और 14% के बीच। अगर ओवरऑल कार्बन तो यहां से कितना हो गया, 63 से लेके 65%। ओवर अगर देखा जाए तो 76% इसका रोल है। जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग विश्व में होती 76% किसका रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे जो है अहम भूमिका किसकी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर जो हम लोग बात करें इसी में, जब ये जो है पौधे पेड़ पौधे कट गए और ये फॉसिल फ्यूल से है ब्लैक कार्बन आ गए, तो ऊपर लेयर बिछ गए, तो जो है क्या हो गया, अल्बेडो इफेक्ट वाली घटना को क्या हो गया, ये कम हो जाती है, यानी प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है वो रिफ्लेक्ट कम होता है। समझ पा रहे हैं। अगर जो अभी हम लोग इस पर बात करेंगे, इसके जब हम लोग देखेंगे, अगर जो ये आपको बताया जा रहा है कि जब ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे और जो है ग्लेशियर पिघलेंगे तो इसके इफेक्ट क्या आएंगे एनवायरमेंटल पर, वो हम बात आगे करेंगे। आगे जो है इसी में देखा जाए मीथेन गैस। दूसरा मीथेन गैस अगर बात करें तो ये अहम रोल कितना अदा करती, 16 से 18%। 16 से 18% ग्लोबल वार्मिंग में इसका रोल है। क्लियर। अब देखेंगे हम लोग मीथेन के बारे में देखें तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। क्या कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है इसको। ठीक। इसी को डेविल जो है गैस भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, पिशाचों का, क्योंकि ये भी क्या करती है, ये भी आग जलाने में मदद करती है। अगर जहां मीथेन होता है आप माचिस जला देंगे तुरंत जो है आग पकड़ लेगा। क्लियर। तो देखेंगे सबसे पहले बात है 1776 की। किसकी बात है, 1776 ईस्वी की बात है। और अलेसांद्रे वोल्टा एक साइंटिस्ट थे। अलेसांद्रे वोल्टा साइंटिस्ट थे। ये कहां के थे, तो इटली के थे। इटली के थे। इन्होंने क्या की थी, इन्होंने क्या किया कि जो है मीथेन की खोज की। क्लियर। लेकिन अगर जो हम लोग बात करें, एक मर्क्यूरी झील थी, उसके दलदल में इन्होंने देखा। कहां पर, तो मर्क्यूरी झील के दलदल में जो है इस गैस का पता लगाया था इन्होंने। लेकिन ये नामकरण नहीं कर पाए। जो नामकरण किसने किया कि ये मीथेन है, इसका नाम मीथेन किसने रखा, तो जो मीथेन थे, बात है 1866 की। कब है, 1866 की बात है। और विल्हेम वान हाफमैन, ये जो साइंटिस्ट ये जर्मन थे। कौन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। इनका नाम था इनका नाम क्या था, विल्हेम वान हाफमैन। विल्हेम वान हाफमैन। क्लियर। इन्होंने इसका नामकरण किया था मीथेन का। क्लियर। अगर देखा जाए तो मीथेन कहां से निकलती है, धान के खेत से निकलती है। धान के खेत से, धान के
खेत से पूछा जाए कौन सी, तो धान के खेत से मीथेन निकलती है, दलदल से निकलती है, जहां पर जो है दलदल से निकलती है। जब पानी बरसात के बाद जहां पर इकट्ठा होता अपने साथ धूल और ये सब जाता तो वहां पर कीचड़ बन जाता, तो वहां से, और धान के खेत में भी है कीचड़ बनाया जाता है, पहले वहां पर पानी भरा जाता, खेत में जुताई की जाती, पलेवा लगा दिया जाता है, तो सब कीचड़ बन जाता, वही वहां से निकलती है। तीसरा है जो जुगाली करने वाले पशु हैं, जुगाली करने वाले पशुओं के पेट से सबसे पहले जो है पशुओं में 4 प्रकार के पेट होते हैं। सबसे पहले रोमन होता, फिर जो है अमेजम, एबोमेजम, रेटिकुलम, ये 4 टाइप के पेट होते हैं। तो जो जानवर चारा खाता तो सबसे पहले वो अपने क्या करता है, रोमन को भरता है, ठीक। तो फिर उसके बाद वहां से वो क्या करता है, जब पेट भर जाता तो जो है वहां से गोले जो है 90 mm के बन के फिर जबड़े मारते और चबाता रहता, उसी को कहते हैं जुगाली करना, ठीक। तो उसके पेट से ये गैस निकलती है, क्लियर। और फिर जो है खदान से निकलती है, कहां से निकलती है, खदानों से निकलती है, खदानों से निकलती है। तो जब ये गैस जो है यहाँ से निकलती है, ये क्या करती है कि इन्वायरमेंटल में जाती है, और अभी आपको बताया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है निर्माण करती है, हाइड्रोजन का और जलवाष्प को बनाती है, और वही जाके यहाँ पर क्या है इफेक्ट करते हैं। समझ पा रहे हैं बात को। तो अगर देखा जाए तो 16 से 18% मीथेन गैस अहम रोल अदा करती है। अब अगला हम लोग इसी में समझेंगे। अगला हम लोग कारक है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, ठीक, समझते रहेंगे पॉइंट को, फिर ठीक आगे इन फैक्ट समझेंगे क्या है। अब अगला आता है, आपको बताया गया था मीथेन गैस के बाद, ठीक, हम लोग आएंगे किसके ऊपर, जल वाष्प के पास, ठीक। और ये 6 से लेके 8% तक का रोल अदा करती है टोटल ग्लोबल वार्मिंग का, क्लियर। जो जल वाष्प होती है, तो जब आप इसको जल को गर्म करोगे तब आप बाहर से हीट देते हो, और ये पानी क्या होता है, उबलने लगता है, तो वो अतिरिक्त हीट पाता तभी तो गर्म होता है ना, ठीक। और इसके बाद अगर देखा जाए, जब ये क्या होता है कि जब ये ठंडा होगा तो इसीलिए इसमें होती है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा होती है जल में, ठीक। 2 चीजें होती हैं, अगर जो लोहा है या सोना है या कोई भी जो है खनिज तत्व है वो उसमें से, और हम लोग बात किसकी करते हैं, जल को अगर जो ठंडा करें तो सबसे पहले ये लोहा, सोना, चांदी ये ठंडा होंगे, क्योंकि इनमें स्पेसिफिक हीट नहीं पाई जाती, और जल देरी से ठंडा होगा क्योंकि इसमें स्पेसिफिक हीट होती है। जब आप जल को ठंडा करिए, इसके बाद आप बर्फ जब बन जाए उसको खाइए और फिर पानी पिए, देखिए पानी गर्म लगता है, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, जो उसको स्पेसिफिक हीट जो थी ठंड जमने के समय निकल गई थी वो फिर वापस आ गई, तो वो क्या करती है, वो तुरंत कैसा आभास कराती है, गर्मी का कराती है, क्लियर है। अब देखेंगे, तो जब ये जल है, जब आप क्या कर रहे हैं, इसको उबालते हैं तो हीट दे रहे हैं, एब्जॉर्ब करता चला गया, एब्जॉर्ब करता चला। अब जब आप ठंडा करोगे, जैसे फ्रिज में रखा, तो जब ये ठंडा होगा, तो जब ये ठंडा हो रहा तो इसकी स्पेसिफिक हीट बाहर निकलेगी, और उसी को क्या करता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है या इन्वायरमेंट, अगर रूम की बात किया जाए, रूम में बहुत ज्यादा गर्मी है, एसी लगा दिया तो वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर जो है रिफ्लेक्ट कर छोड़ देगा, और अंदर क्या होता है, गैसेस जो ठंडी हवाएं होती हैं उनको लाता है। यही एसी का काम होता है, यही रेफ्रिजरेटर भी करता है, स्पेसिफिक हीट को ले लेना। जब स्पेसिफिक हीट ले लेगा किसी पदार्थ की तो ठंडा होता चला जाएगा। तो यही बात है कि जब ये इन्वायरमेंटल में जल वाष्प पहुंचती है ऊपर, तो भी आपको बताया गया था कि जो है जैसे हो जाएगी ऊपर बढ़ेगी तो टेम्परेचर डाउन होगा, जब टेम्परेचर डाउन होगा, जब ये जल वाष्प जमना शुरू होगी तो जितनी भी अपने अंदर की स्पेसिफिक हीट है वो रिलीज कर देगी इन्वायरमेंटल में, और यही हीट जाके वहां क्या करेगी, अब जा तो सकती नहीं क्योंकि ये सब फैली हुई है,
जो है, तो इसी वजह से क्या करती हैं कि ये एनवायरमेंटल के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। समझ गए ना? तो जलवाष्प का रोल क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, रिलीज करती है, तब टेम्परेचर बढ़ता है। सबसे खतरनाक अगर जो देखा जाए, ठीक, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग CO2 से होती है, लेकिन सबसे खतरनाक पूछा जाए तो वो है आपका फ्लोरीन यौगिक यानी फ्लोरीन कंपाउंड्स जो होते हैं, ये सबसे अगर देखा जाए, आपको बताया जाए कि CFC जो यानी फ्लोरीन कंपाउंड है, तो इसका एक मॉलिक्यूल जो है CFC का एक कण, ठीक, बराबर 5000 टन CO2 के बराबर। अब बताइए, ये इन्वायरमेंटल में कम है, ठीक, तो इसी वजह से इसका रोल कम है, ये ज्यादा है इस। लेकिन अगर जो ये मान लीजिए अभी 20 से 30%, ये 1% है इन्वायरमेंटल में, अगर ये 20 से 30% हो जाए तो ये जो 76% है उसके बराबर है, ये रोल अदा करेंगे। क्लियर है? तो अगर हम लोग बात करें सबसे खतरनाक कौन सी है, फ्लोरीन, लेकिन मात्रा कम होने के कारण इसका ज्यादा रोल नहीं दिखता। क्लियर? जो ये नाइट्रोजन पर फ्लोराइड्स हैं, यही क्षोभमंडल के निचली परत में जाके बैठ जो ओजोन उससे रिएक्ट करके हीट बनाती। तो ये सबका जो है, तो कौन कौन से कंपाउंड ग्रीन हाउस इफेक्ट में है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, फ्लोराइड, जिसमें PFC यानी पर फ्लोराइड जो है कार्बन, ठीक, और HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक, इन लोगों का अगर देखा जाए CFC SFC का डायरेक्ट नहीं, ओजोन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। समझ पाए? इसीलिए ये सारे फैक्ट आते हैं। अब क्या है समझेंगे यहां से, जब ये इन्वायरमेंटल का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक, तो यहां से हमारे इन्वायरमेंटल पे इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वही ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हम लोग जानेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट यानी विश्व तापन का प्रभाव हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्या क्या प्रभाव हैं? तो यहां से दो तरह के प्रभाव हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं सब निगेटिव ही बात नहीं सोची जाती, एक है पॉजिटिव वेव देखेंगे और दूसरा है निगेटिव वेव। बस फर्क कितना है, पॉजिटिव वेव थोड़ा कम है, ठीक, और निगेटिव वेव थोड़ा ज्यादा। देखिए, सबसे पहले बताया गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग थे उसमें ग्रीन हाउस जो बनाए जा रहे थे, किसके लिए, प्लांट प्रोडक्शन के लिए बढ़ाए जा रहे थे ना। तो वही काम है, अगर जो देखा जाए जो ये पॉजिटिव वे है, अगर जो हीट बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, प्लांट प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि हीट बढ़ने से क्या होती, ठीक, प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्योंकि जब हीट बढ़ती है तो प्लांट क्या करते हैं, दिन के समय, ठीक, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो जितने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। समझ पा रहे हैं? और उतने इनमें जर्मिनेशन होगा, नए नए सीड तैयार होंगे, नए नए वैरायटी तैयार होंगी। क्लियर? ये बी है, लेकिन ये रोल कम है, प्रभाव ज्यादा किसका है, नेगेटिव का, हानिकारक जो है हमारे लिए ज्यादा है। समझेंगे अपने नेगेटिव बेस का। देखेंगे सबसे पहले आपको बताया जाए ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, पिघल जाएंगे। समझेंगे इसका। देखिए, आपको बताया गया था जब जो है फुजिल फ्यूल बढ़ेगा तो जीवाश्म ईंधन जलेगा, तो उसके बर्न करने से क्या होता है कि उसमें ब्लैक कार्बन के मॉलिक्यूल आएंगे और ग्लेशियर पर पड़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे। क्लियर? अब इसमें देखेंगे क्या होता है कि जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो ये जो है काहे की प्रोसेस होती, इसको कहते हैं आइसोलेशन। क्या कहा जाता है, आइसोलेसी कहा जाता है, लेसी कहा जाता है। ये प्रक्रिया होगी, ये घटना होगी। तो आइस आइसोलेसी क्या होता है, आइस आइसोलेसी का होता है कि एक जो बहुत बड़ा बर्फ का भाग है, पर्वत है या ग्लेशियर है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। तो जो है ट्रांसमिट वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ द आइस बर्ग कॉल्ड, ठीक, आइस आइसोलेशन।
समझ गए। तो आइसोलेसी घटना क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ग्लेशियर को शिफ्ट कर देना। शिफ्ट कैसे होगा, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो ये पूरा पानी कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। आप देखेंगे जब समुद्र में पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, जो समुद्र के किनारे हैं वो डूबेंगे। क्यों, क्योंकि जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा, ठीक, जल स्तर बढ़ेगा। वही बताया जा रहा कि जो जल स्तर समुद्र का है वो क्या है, बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो ये बताया गया था कि पहले अभी तक ये 2.5 सेंटीमीटर बढ़ चुका, और ये बताया जा रहा कि 2050 तक ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो समुद्र के में जितने भी द्वीप हैं, द्वीप ये सब डूब जाएंगे, ठीक, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक, आपका जापान कहा जाए या आपका इंडोनेशिया, ये बड़े बड़े सब द्वीप हैं, मालदीव हो गया और मॉरिशस, ये सब डूब जाएंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो सिचुएशन आई तो क्लियर। अब देखेंगे इसी में अगर जो हम लोग बात करें, जब ये अब आपका तो इफेक्ट कहाँ दिमाग जा रहा है हम लोगों का कि इससे इन्वायरमेंटल इफेक्ट आ रहा है, केवल पर्यावरण प्रभावित होगा, ऐसा नहीं है, समझेंगे। समझेंगे इसमें रोल क्या है। अगर जो समुद्र के किनारे जल स्तर बढ़ जाएगा, डूब जाएंगे, तो उसमें रहने वाले की जन धन की हानि होगी कि नहीं, ठीक, मानव की भी क्षति होगी, इकोनॉमी कोई है देश उसकी डाउन होगी। किसी देश के समुद्र के किनारे अगर जो कोस्ट लाइन वाले जितने भी एरिया है वो सब इफेक्टेड होंगे, तो इससे उस देश की इकोनॉमी नीचे नहीं जाएगी। तो इसका सीधा इफेक्ट किसके ऊपर, पर्यावरण के अतिरिक्त मानव जाति पर भी आएगा। जितने भी लिविंग बॉडी हैं उनके ऊपर, चाहे वो प्लांट बॉडी हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, ठीक, या एनिमल बॉडी हो। समझ पा रहे हैं बात को, कोई पर्यावरण ही नहीं इफेक्ट हो रहा, सब पर प्रभाव आ रहा है, क्लियर। अब देखेंगे जब आपको बताया जाता है कि जो पृथ्वी है ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, इसका जो ये जोन होता है, ये वाला ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश खूब चमकता है। तो जब समुद्र में जल स्तर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की प्रोसेस ज्यादा होगी। समुद्र में जब ज्यादा पानी हो जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा, वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा, इसके बाद क्या है, ऊपर ही उठेगा और संवहन वाली प्रोसेस होगी। टेम्परेचर ऊपर बढ़ने पर ठंडा होगा, एकदम से जल वाष्प जाएगी, ठंडे होगी तो बड़े बड़े बादल बनेंगे। जब इन्वायरमेंटल में पूरा बादल ही बादल छाए रहेंगे तो सूर्य का प्रकाश आएगा ना, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी इफेक्टेड होगी, प्रभावित होगी। दूसरा बात, आप लोगों ने उत्तराखंड वाली ट्रेजेडी देखी, बादल फट गया, एकदम से बाढ़ आ गई, तो एकदम से बाढ़ आ जाएगी। एकदम से बादल फटा और पूरा खूब तेजी से वर्षा हुई, किसी एरिया में बड़ी तेजी से बाढ़, और वो पानी इतनी तेजी से बहेगा कि इन्फिल्ट्रेशन रेट इतना हाई नहीं हो पाएगा और तब तक पानी फिर समुद्र में पहुंच गया। तो इससे क्या है, समय समय पर इस तरह की घटनाएं बहुत होंगी, उस समय भी किसी की हानि होगी, जन धन इन्हीं सभी। और जिस देश में ऐसी घटना होगी इकोनॉमी कहाँ जाएगी, लो लेवल पर चली जाएगी। समझ पा रहे हैं। अब देखेंगे इसी में तो जो है बादल फटने की। दूसरा, जब बारिश खूब होगी थल पर, ठीक, अभी क्या होती 4 महीने होती, अब साल में कई बार होना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल। तो आर्द्रता बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। और आप देखते हैं बरसात के दिन जब शुरू होती तो ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंटल में बढ़ जाती, और जितने भी पेड़ पौधे हैं, सूखी पत्तियां हैं, उनका डिकम्पोजन होता है, बैक्टीरिया वायरस बहुत ज्यादा प्रभावित, तो बीमारी बढ़ेगी। जब आर्द्रता बढ़ जाएगी, आर्द्रता बढ़ेगी तो इससे बीमारी भी बढ़ेगी। देखिए बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ते हैं, और जब बीमार कोई व्यक्ति हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जितना भी पैसा उसने कमाया वो सब किसमें लगा देगा, बीमारी में। कोई व्यक्ति है, ठीक, बीमार हो गया, अब 3-4 दिन क्या है, वो अपने ऑफिस का या कोई अपना काम नहीं कर पाएगा, तब भी तो इकोनॉमी डाउन होगी। तो पर्यावरण के साथ साथ क्या है, मानव पर भी इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए ये पॉइंट क्या हो जाता है, अहम हो जाता है, ये टॉपिक अहम हो जाता है। क्लियर है बात, आगे देखेंगे। तो ये सारी चीजें थी, ग्लेशियर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर, और 2050 तक क्या 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें बताई गई। अभी तक जो टेम्परेचर है, दूसरा क्या बताया गया कि जब ये है, एक तो ग्लेशियर पिघलेगा, दूसरा बताया गया कि तापमान बढ़ जाएगा। जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं तो तापमान खूब तेजी से बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो अभी माना जा रहा था कि 0.8 डिग्री टेम्परेचर की बढ़ोतरी हुई,
अब ये आ गया है 2000 ईस्वी में देखा जाए, ये बताया जा रहा है कि 1.50 डिग्री की कमी ये जो है बढ़ोतरी हो गई, और 2050 तक माना जाता है कि ये 2 डिग्री के पार हो जाएगा। जब ये 2 से 4 के बीच पहुंच जाएगा तो औसत टेम्परेचर क्या होता है, अगर देखा जाए तो है इस समय ह्यूमन जो है ये 37 डिग्री, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 41 हो, ऐसे ये नॉर्मल टेम्परेचर 41, और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारी जो बॉडी है इतने जल्दी अपने आप को उस टेम्परेचर में ढाल नहीं पाएगी। क्लियर? क्योंकि शरीर को किसी इन्वायरमेंटल में रहने के लिए क्या एक पूरी जो है जनरेशन लग जाता है, और अचानक टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जीन्स में भी परिवर्तन होंगे, और अपने आप को अगर ढाल नहीं पाएगा तो मानव को भी क्या है सरवाइव करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। समझ पा रहे हैं बात को? तो यह तापमान बढ़ेगा बहुत तेजी के साथ। ठीक, अगर देखा जाए आगे इसमें समझेंगे पॉइंट। ठीक, अब इसमें देखेंगे तो निगेटिव वेव्स में अब जो हम लोगों ने बात की है, अभी तो हम लोग इसके ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट बता रहे थे आपको, अब समझेंगे। ठीक, यही अभी देखिए जो है 2017 की बात है, 2016 के बाद जब 17 लगा तो 17 में यही बताया गया कि जो कार्बन है उसका उत्सर्जन सबसे ज्यादा चाइना कर रहा है, इससे पहले अमेरिका कर रहा था, दूसरे नंबर पर यूएसए और तीसरे नंबर पर इंडिया। तो बोला गया कि ये जो जितने भी आप व्हीकल्स हैं या जितने भी आप एसी है, फ्रिज है, इनका कम करिए जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम हो, पेड़ पौधे ज्यादा लगाइए, ये सारी चीजें कही गई। और इसके लिए बहुत सारे सम्मेलन किए गए, हम लोग एक सम्मेलन का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। ठीक, जैसे उसमें प्रोटो जो है क्योटो प्रोटोकॉल आया, वियना सम्मेलन आया, रियो डी जेनेरो, ये सब इन्वायरमेंटल को ही लेके, पृथ्वी को लेके जो है सम्मेलन किए गए, हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे। तो दूसरा फैक्ट बात करते हैं। ठीक, दूसरा फैक्ट क्या था, तो हम लोगों ने यहां से जो है इंपैक्ट देखा, अब बताया गया कि समाधान क्या है, इसका सलूशन। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि जागरूकता बहुत जरूरी है। इससे पहले वाले भी वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि लोगों के पास इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसी वजह से सम्मेलनों का जो है आयोजन किया जाता ताकि लोगों में जागरूकता फैले। क्लियर? अब बात करेंगे, इसी में देखेंगे। ठीक, दूसरा तो जागरूकता बहुत जरूरी, दूसरा यहाँ पर इसके 2 इंपैक्ट हम लोग देखेंगे। एक होता ख्याली पुलाव पकाना, एक है ख्याली पुलाव पकाना, ठीक, कि ऐसा होना हो, ऐसा कर दिया जाए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, ये सब चीजें। और एक होती है रियल बात करना कि ऐसा किया जाएगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा। ख्याली पुलाव में रिजल्ट की कोई संभावना नहीं है, समझेंगे, देखेंगे। सबसे पहले बताया गया कि जो ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, तो ज्वालामुखी पर्वत बताया गया कि जो डेड होते हैं, मृत, ठीक, तो मृत जो ज्वालामुखी है उनको जो गड्ढा होता सूखा, उनको क्या कहा गया, क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी के सूखे गड्ढे को कहा गया ऐसा करिए, मृत ज्वालामुखी में जो है परमाणु बम डाल दिया जाए। क्या डाल दिया जाए? परमाणु बम डाल दिया जाए, एटम बम डाल दिया जाए। जब ये बम लगेगा तो यहाँ से बड़ी मात्रा में राख, ठीक, इसको ऐश कहते हैं, ठीक, और धूल कण, डस्ट पार्टिकल यानी डस्ट, ठीक, ये सब उड़ेगी और उसके इन्वायरमेंटल में बादल छा जाएंगे पूरा, और जिससे क्या हो जाएगा कि सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आ पाएगा, और जो है हम जब सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाएगा तो धरती पर जो है टेम्परेचर नहीं आएगा, तो टेम्परेचर को रोका जा सकता है। एक तो ये बात कही गई सब जो है। दूसरा ये बताया गया कि जैसे लोहा है और जो 16 तत्व पौधों के लिए अर्नान एंड स्टाउन में, उनका सबका सभी खनिज तत्वों का चूरा बनाया जाए, लोहे का चूरा और खनिज तत्व मिलाकर समुद्र में डाल दिए जाए। और जब समुद्र में डाले जाएंगे तो समुद्र में डालने से होगा क्या, जो ग्रीन अलगा, ब्लू अलगा यानी शैवाल कहते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शैवाल करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा कौन करता है? जो है
सवाल करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे तो इससे होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बड़े पैमाने पर कहाँ जो है एब्जॉर्ब की जाएगी इनके थ्रू, जिससे जो है कार्बन का लेवल डाउन होगा। क्लियर है? दूसरा जो है ये चीजें। तीसरी बात, एक लोगों ने कहा कि ओलंपिक खेल चाइना में होने वाले थे और वहां पर बहुत ज्यादा जो है डस्ट पार्टिकल थे, बहुत ज्यादा जो है वहां पर एनवायरमेंटल पोल्यूटेड था। तो उसने क्या किया, चाइना ने AgI यानी इसको कहते हैं सिल्वर आयोडाइड, क्या कहा जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया। और जिससे क्या हुआ कि जब इन्वायरमेंटल में छोड़ा गया तो इससे कृत्रिम बादल तैयार हो गए, कृत्रिम बादल तैयार हुए, फिर वर्षा हुई। तो यही पूछा जाता है कि कृत्रिम वर्षा या कृत्रिम बादल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। और सबसे पहले पूछा जाए किसने प्रयोग किया था, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो चीन ने प्रयोग किया था। तो कहा गया जब सिल्वर आयोडाइड डाला जाएगा खूब बादल हो जाएंगे, इससे बादल इन्वायरमेंटल में छा जाएंगे और सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाएगा नीचे, जिससे टेम्परेचर को जो है। तो ये सब चीजें क्या हो गई, जो है ख्याली पुलाव वाली बातें। क्लियर? ठीक, समझेंगे इसमें। तो ये अब इसके देखेंगे, हम लोगों ने बताया तो जरूरी है, लेकिन ये क्या है, अब आप परमाणु बम डालेंगे, बहुत ज्यादा डस्ट ऊपर जाएगी, शायद ये बादल ना छटे और कभी सूर्य का प्रकाश ना आए तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, क्योंकि पेड़ पौधे तो बिना प्रकाश के चल जीवित नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है हमारे लिए हानिकारक हो जाए। दूसरा, समुद्र में बहुत ज्यादा जो है ये डालोगे तो आयरन मानते हैं सबसे ज्यादा रोल अदा करता है, ठीक, लेकिन पता नहीं इसका बाई प्रोडक्ट और क्या तैयार हो जाए जिससे शायद और जीव प्रभावित हो, मर जाएं, तब क्या होगा। फिर है जो सिल्वर आयोडाइड का ज्यादा प्रयोग किया जाएगा तो इसके बायो प्रोडक्ट और क्या बन के आ जाए, ठीक, और आयोडीन वगैरह ज्यादा बढ़ेगी तो उसके क्या इम्पैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आयोडाइड का तो इन्वायरमेंटल में सिल्वर और आयोडीन ज्यादा बढ़ेगी, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी कोई गारंटी अभी जो है इसका कोई जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं। तो एक ख्याली पुलाव है और ख्याली पुलाव रहिए, ये सब काल्पनिक बातें थी। अब हम लोग बात करेंगे रियल वाली बातें। समाधान में जो रियल वाली बातें कहेंगे उनका देखेंगे। तो रियल वाली बातें क्या कहा गया कि क्या किया जाए, फॉरेस्टेशन किया जाए, यानी कि फॉरेस्टेशन किया जाए, यानी कि जंगल खूब लगाए जाए, जंगल खूब लगाए जाए। तो जंगलों को क्या किया जाए, जंगलों को बढ़ाया जाए भाई, ठीक। इसके लिए वन विभाग को जो है एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया कि पेड़ पौधे भाई लगाइए और इस समस्या का निजात ढूंढिए। तो एक तो काम ये है कि जंगलों को खूब, दूसरा काम यहाँ पर बताया गया कि जितने भी हैं जैसे AC है, ठीक, और आपका रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज हो गया और व्हीकल्स है, इनका प्रयोग, ठीक, वाहनों का जो है प्रयोग सीमित कर दिया जाए, जब बहुत जरूरी हो तब जो है वाहन का प्रयोग किया जाए। यानी कि अगर देखा जाए इनको जो है जितने फॉसिल फ्यूल से और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इनको सबको हटा दिया जाए और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा साइकिल का प्रयोग करिए, साइकिल में कोई प्रदूषण नहीं है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये जो है देखेंगे कि जो है नॉन कन्वेंशनल, ठीक, एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग किया जाए। गैर परंपरागत ऊर्जा कौन होते, जैसे सन हो गया, सूर्य, ठीक, और दूसरा आपका पवन हो गया, विंड हो गया। फिर है ज्वारीय ऊर्जा, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं टाइडल एनर्जी। और फिर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी पावर प्लांट, इनका प्रयोग किया जाए। तो इनसे क्या होगा, पोल्यूशन नहीं होगा।
ठीक, जब प्रदूषण नहीं होगा तो क्या है, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, तभी प्रदूषण नहीं होगा। तो इनका प्रयोग करने से कार्बन का जब उत्सर्जन नहीं होगा तो क्या किया जाएगा, एनवायरमेंटल में धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। क्लियर है बात? अब हम लोग देखेंगे, ठीक, लेकिन ये सारे जो चीजें थी अभी है, इसी वजह से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है। देखिए सोलर पैनल और विंड मिल, इन सब पर ज्यादा इम्पैक्ट जो है बड़ी तेजी के सरकार काम कर रही है। क्लियर? तो अगर ये सारी चीजें हम लोग करेंगे तो शायद जो एक समस्या ग्लोबल वार्मिंग की है इससे हम लोग निजात पाएंगे। क्लियर है बात? तो अगर जो आप देखा जाए ग्लोबल वार्मिंग से केवल हमारे पर्यावरण पर ही नहीं इफेक्ट, हमारे जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। क्लियर? वो कैसे पड़ता, हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।